हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, जो आपका नया सत्र चालू हुआ है 24-25 वाला, तो 10वीं के बच्चों के लिए हम स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक पूरा का पूरा 10वीं का मैथ्स यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बच्चों, मैथ्स में यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो आज से आपको जुड़ जाना है फिजिक्स की आत्मा चैनल के साथ में और अपनी पढ़ाई को पूरी अच्छे से करना है ताकि आप आपके माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। तो यदि बच्चों आपको आपके माँ बाप के सपने पूरे करना है तो आज से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। और पढ़ाई में बच्चों आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं के पूरे मैथ्स के सारे क्वेश्चन एक एक हम यहाँ पर हल करवाएंगे और चैप्टर की एक एक बिल्कुल बारीकी चीज़ जो है बेसिक से पूरा चैप्टर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पढ़ने के पहले हमें ये देखना है कि सिलेबस देखना है ना, कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उसकी जानकारी मैं आज आपको देने चाहता हूं। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कक्षा 10वीं का जो सिलेबस यहाँ पे 24-25 के लिए जो है, सबसे पहला पार्ट है आपका बच्चों वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है ना। तो हमें सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं ना। यदि आपने इन चीज़ों को अच्छे समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा है बहुपद, पॉलिनोमियल्स को अपने को पढ़ना है। तीसरा पार्ट है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। फिर अपने को पढ़ना है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट में अपने को पढ़ना है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है त्रिभुज, ट्राइंगल के बारे में। फिर अगला पार्ट है अपना निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने को पढ़ना है। फिर पढ़ना है अपने को त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। त्रिकोणमिति का परिचय अपने को बताना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ये वाले दोनों पार्ट बच्चों जो 10वीं में सबसे ज़्यादा बच्चों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो त्रिभुज से उनको समस्या आती है। तो हम त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त और वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, ये सारा का सारा जो मैथ से बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसको आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके और आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सको, है ना। इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बाद अपने को वृत्त के बारे में पढ़ना है, सर्कल। फिर वृत्तों से संबंधित इनके क्षेत्रफल को जानना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद में लास्ट में अपने को सांख्यिकी और सबसे लास्ट में अपने को प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो बच्चों, ये तो आपका सिलेबस, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, है ना। तो आइए बच्चे, हम बिना देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम जानेंगे बच्चों यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो आप यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हो, मैं आपको इनके लिखे हुए नोट्स हैंड राइटिंग वाले की पीडीएफ ग्रुप में पहुंचा दूंगा। तो बच्चों, जिस भी बच्चों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि सारे के सारी जो आपकी मैथ्स की पीडीएफ आएगी ना, मैथ्स के नोट्स की जो पीडीएफ आएगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो आप आपके सभी दोस्तों को, आपके सभी दोस्तों को जो अभी 10वीं में आए हैं, 9वीं की एग्जाम दी है और 10वीं में आए हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए ना। तो मैं आपको किसी भी बच्चे को यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहता है तो मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर लिख के जोड़ दें। ऐसा लिखना है आपको कि मुझे 10वीं के मैथ्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लो, है ना। ताकि इसके अलावा आपको कुछ भी लिखना है। तो मैं नंबर बता रहा हूँ 84 61 85 65 25, है ना। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सिर्फ व्हाट्सअप पे लिखना है कि हमें 10वीं के मैथ्स के ग्रुप में जुड़ना है ना। इसके अलावा आपको कुछ भी लिखना है, ये नंबर है ना। आपको फ़ोन वोन नहीं लगाना है, सिर्फ इतना लिख के आपको बताना है। तो आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो और सारे लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्या है, रियल नंबर के बारे में बच्चे ना। तो 9th में आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा सभी संख्याओं के बारे में, संख्याओं का परिचय वाला ही पहला चैप्टर है और इसमें हमें डायरेक्ट आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो मैं एक बार थोड़ा सा परिचय आपको सभी संख्याओं का दे देता हूँ, उसके बाद में हम वास्तविक संख्या को समझ लेंगे ना। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्याओं के बारे में ना, सभी ने पढ़ा होगा 9th के अंदर प्राकृत संख्या। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या होती है बेटा प्राकृत संख्या है। तो वे संख्या है
जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 से स्टार्ट हुई 1, 2, 2 के बाद में क्या 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, ऐसे आप कहाँ तक भी चले जाओ, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या है। इनसे हमें गिनने का ज्ञान हुआ है ना, जिससे हम संख्या या वस्तुओं को गिनने लगे, है ना, इसलिए इनको बोलते हैं प्राकृत संख्या है। ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि दूसरी होती है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या, है ना। इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं तो n से दर्शाते हैं, और इनको होल नंबर बोलते हैं तो w से दर्शाते हैं ना। तो पूर्ण संख्या बच्चों क्या होती है? पूर्ण संख्या में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको जितने भी प्राकृत संख्या है उसके आगे 0 लगाना है। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से, और प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो 0, 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डेढ़ से आप कहाँ तक चल जाओ? अनंत तक चले जाओ, तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा? पूर्ण संख्या होल नंबर से आपको मिल जाएंगे, है ना। ठीक है। तो यदि हमने प्राकृत संख्या में 0 मिला लिया तो हमें होल नंबर मिल गया। फिर इसके बाद में हम चलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिनको हम i से दर्शाते हैं, i से डिनोटेट करते हैं। i का मतलब इंटीजर, है ना। इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, है ना। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों? कुछ भी नहीं होती है। जैसा आपने पूर्ण संख्या लिख ली, आपको पूर्ण संख्या का ज्ञान हो गया, पूर्ण संख्या को लिख लीजिए आप। पूर्ण संख्या में लिख ली 0, 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 4, है ना, 5 डेढ़ ऐसे आप अनंत तक चल जाइए। तो ये तो हो गई कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या के साथ में मैंने यहाँ पे लिया -1, फिर लिया मैंने -2, फिर मैंने लिया -3, ऐसा डेढ़ ऐसा आप माइनस अनंत तक चल जाओ। तो माइनस अनंत से लेकर 0 सहित प्लस अनंत तक सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी, इंटीजर कहलाएगी, है ना बच्चों। तो ये 3 तरह की संख्या हमने समझने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने समझी प्राकृत संख्या, प्राकृत के बाद हमने समझी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के बाद में हमने समझा पूर्णांक संख्याओं के बारे में। ठीक है। इसके बाद में जो अगला आता है अभाज्य संख्या। अगली क्या आती है बेटे आपकी? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जिसको अपन बोलते हैं ना, कौन सा नंबर है ये? प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें एक तो खुद वो संख्या और एक इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लो मैंने 5 लिखा एग्जाम्पल, तो 5 में एक तो 5 का भाग जाएगा पूरा, 5 एकम 5, और 1 का पूरा भाग चल जाएगा, 1 पंजे 5। तो ये जो 5 मैंने लिखा है, ये 5 है आपकी अभाज्य संख्या, क्योंकि 5 में 5 और 1 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसमें पूरा इसका भाग चला जाए। जैसे मैंने लिखा 3, तो बच्चों 3 में एक तो 1 का पूरा भाग चल जाएगा, 1 तिया 3, और एक खुद 3 का चला जाएगा, एक खुद 3 का चल जाएगा, 3 एकम 3। तो ये 3 भी आपकी कैसी है? अभाज्य संख्या है ना। यदि बच्चों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2, तो 2 में यदि मैं 1 का भाग दूं तो 1 दूने 2, और यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2। तो 2 में एक तो 1 का पूरा भाग जाएगा, और एक 2 का पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो बच्चों ये वाली संख्या भी कैसी संख्या है? ये वाली संख्या भी आपकी अभाज्य संख्या है ना। ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये जो आपका 5, 3, 2 है ना, तो देखो इसमें आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 मत लिखना, है ना। 1 तो ऐसी संख्या है कि उसका सभी में भाग चल जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9 नहीं आएगा, है ना। 7 के बाद में आपका जाएगा 11, 11 के बाद में जाएगा आपका 13, 13 के बाद में जाएगा आपका 17, ऐसे डेढ़ कहाँ तक चले जाओ आप, और जिनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, केवल एक तो उस संख्या का जाएगा और 1 का भाग जाएगा। ऐसी संख्या को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, है ना। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आगे देखते हैं हम। देखो ये संख्या, इनके क्या है, इन सभी के मैं नोट्स आपको दे दूंगा, आप अभी इनको चाहो तो लिखते चलिए, समझते चलिए ना। तो अभाज्य संख्या हो गई। अब अभाज्य संख्या के बाद में हम समझने का प्रयास करते हैं भाज्य संख्या, है ना, डिविजिबल नंबर, है ना, जो जिसमें भाग चला जाए। तो बच्चों भाज्य संख्या अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाज्य संख्या वो संख्या होती है
जिसमें एक तो उस संख्या का भाग जाएगा और एक का भी जाएगा, लेकिन उसके अलावा एक और संख्या ऐसी रहेगी जिसका भाग चला जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 4, तो 4 में 1 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, है ना, 1 चुके 4। फिर यहाँ पर अपन 2 का देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, और एक 4 का भी चल जाएगा, 4 एकम 4। तो यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा संख्या आ गई जिसका इस 4 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, 2 दूने 4। तो ये कैसी संख्या बन गई? भाज्य संख्या बन गई, क्योंकि इसमें 2 एक एक्स्ट्रा संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई जो इसको पूरा पूरा भाग दे रही है ना। 4 के बाद में हम लेते हैं 6, तो देखो 6 में 1 का भी चल जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। तो आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, 6 के बाद में आपका 8, 8 के बाद में आपका 9 और 9 के बाद में आपका क्या ले लेंगे अपन यहाँ पर 12, है ना, 10 भी ले सकते हो आप। तो ये सारी संख्या डेढ़ जैसे जितनी भी संख्याओं में एक तो उस संख्या का भाग जाएगा, एक का भी जाएगा और एक दूसरी संख्या ऐसे जाएगी जिसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक्स्ट्रा संख्या नहीं, कितनी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन उसका एक और बार भाग चला जाए। तो जिसमें जिन संख्याओं में एक का भाग जाए और स्वयं उस संख्या का भाग जाए, ऐसी संख्या कहलाती है बच्चों अभाज्य संख्या है। लेकिन एक संख्या का भाग तो जाता है उसमें, लेकिन उसके अलावा दूसरी संख्या भी चले जाए। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 में 4 का भाग भी चला जाएगा और 1 का भाग भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 एक ऐसे अलग संख्या आ गई, एक्स्ट्रा संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो बच्चों ये किस संख्या बन जाएगी? ये भाज्य संख्या। आशा करता हूँ आपको भाज्य और अभाज्य में अंतर समझ में आया होगा, है ना। मतलब दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए, अदर संख्या का भी भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या बच्चों क्या कहलाती है? वो भाज्य संख्या कहलाती है ना। तो ठीक है, अभी हमने समझा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य और भाज्य। अब हम समझते हैं परिमेय संख्या, है ना बच्चों। अब आगे अगला टॉपिक है अपना, हम देखते हैं। अगला है आपका परिमेय संख्या, है ना। अब अगला इनके भाज्य के एग्जाम्पल आप याद रख लेना। भाज्य होता है आपकी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, है ना, डेढ़ जैसे अनंत तक, जहाँ तक भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। फिर इसमें आती है आपकी परिमेय संख्या, फिर आती है आपकी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किनको बोलेंगे? परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा 1/2, 2/3, 3/4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, है ना। 5 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या वो है। पर आप बोलोगे कि सर 5 के बट्टे में तो कुछ भी नहीं है, तो 5 के बट्टे में कुछ भी नहीं मतलब हम इसमें 1 का भाग दे सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं ना। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, 1/5 या 5/1, है ना। तो दोनों, यदि मैंने 6 लिखा तो 6 भी एक परिमेय संख्या है, इसके बट्टे कुछ भी नहीं, मतलब आप 1 मान सकते हो इसके बट्टे में ना। तो जो P/Q के रूप में ना, इसको बोलते हैं अंश P को, और नीचे Q को बोलते हैं हर। तो अंश और हर के रूप में जो संख्या लिखी रहती है उनको कहा जाता है परिमेय संख्या। बस यहाँ पे एक कंडीशन है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का भाग दोगे तो संख्या भी 0 हो जाएगी, है ना। तो ये संख्या क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी परिमेय संख्या है कहलाएगी। फिर होती है परिमेय के बाद में अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद में जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है बस जस्ट इसका उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिनको लिख सकते हैं वो तो क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या है, और जिनको नहीं लिख सकते उनको क्या बोलेंगे अपन? अपरिमेय संख्या। जैसे आपने बहुत सारी संख्या देखी होगी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको अंडर रूट में लिख सकते हैं, √3, √2, √5, है ना। या फिर आप पाई भी लिख सकते हो, है ना। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है? ये अपरिमेय संख्या। लेकिन बच्चों यदि अब मैंने पाई का मान दे दिया जाए, पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 22/7 लिखा है तो फिर हम उसको परिमेय में काउंट करेंगे। यदि 22/7 लिखा है तो उसको हम कहीं में काउंट करेंगे? परिमेय में। यदि लेकिन अगर पाई लिखा रहा है तो पाई को फिर हम करेंगे अपरिमेय संख्या के अंदर काउंट करेंगे ना। तो बस इसको आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों आपकी कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो जो आपका पहला चैप्टर है 10th का, जिसकी हमने चर्चा करी थी, अभी वो बाकी है वास्तविक संख्या है रियल नंबर। तो ये यदि आपको अपरिमेय संख्या तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, है ना। अब हम क्या करते हैं कि वास्तविक संख्या एक परिवार है। वास्तविक संख्या क्या है? एक परिवार है। और कितना बड़ा परिवार है? ये बहुत बड़ा परिवार है ना। वास्तविक संख्या का जो परिवार है, मैं देखो आपको बता रहा हूं,
अभी तक मैंने आपको जितनी भी संख्याएं पढ़ाई, कौन कौन सी संख्या पढ़ाई? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है ना, उसके बाद में परिमेय, अपरिमेय, इन सभी को मिला लो। भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इन सभी को मिला लो। इन सभी के परिवार को बोलते हैं वास्तविक संख्या है या रियल नंबर, है ना। तो इसमें कौन कौन आ जाएगी? इसमें आ जाएगी प्राकृत संख्या, फिर प्राकृत के बाद में आ जाएगी पूर्ण, पूर्ण के बाद में जाएगा इसमें पूर्णांक, पूर्णांक के बाद में जाएगा इसमें भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय। तो इनका जो समूह है, इन सभी संख्याओं का समूह, इन सभी संख्याओं का समूह कहलाता है आपका वास्तविक संख्या है। लेकिन यदि आपको इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन देनी है, वास्तविक संख्याओं की वास्तविक परिभाषा देनी है, तो इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख लो या फिर मैं पीडीएफ में नोट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, है ना। किस समूह को? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो ठीक है बच्चे, आज मैंने आपके लिए मैथ्स की यहाँ पर शुरुआत कर दी है। तो बच्चों आपको भी डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है ना, और आपको नोट्स बनाना है। और अगर यदि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको 10वीं के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। जय हिंद, जय भारत।